जी बचा तो रहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप अगर इसको बहुत अच्छा मानते हो, आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। अगर इतने बड़े पप्पू है तो आप उनसे आमने सामने एक बार डिबेट कर लीजिए। बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को मैं चैलेंज करना चाहूँगा, आप उनसे आमने सामने चैलेंज डिबेट करके देख लीजिए एक बार। और नरेंद्र मोदी जहाँ तक मुझे लगता है जुमलेबाज इंसान है, वो सिर्फ बातों को लंबी लंबी फेंकना जानते हैं, पर उन्हें कुछ आता नहीं। और 3 तलाक खत्म कर दिया, तो बीजेपी की सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि 3 तलाक खत्म करना बहुत अच्छा है। मैं उनका साथ इस बात में। चुनाव का माहौल गर्म है और कल दिल्ली में चुनाव है, इलेक्शन है ना कल 25 तारीख, चुनाव का महापर्व। क्या कहेंगे आप, किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जो आम जनता के हितों के लिए बात करे, ना कि सिर्फ देश और राष्ट्र बचाने की बात करें। देश और राष्ट्र सबसे जरूरी है, बट उससे भी ज़्यादा जरूरी है आप आंतरिक तौर पर मजबूत हो, आपका पेट भरा हो, आपके पास अच्छी शिक्षा हो, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा घर हो, तभी आप देश बचा पाएंगे। सिर्फ खोखले बातों से ही देश नहीं बचाया जा सकता। तो मोदी जी देश ही बचा रहे हैं। जी बचा तो रहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप अगर इसको बहुत अच्छा मानते हो, आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। मतलब 5 किलो राशन तो एक जो गरीब तबके का परिवार है उसके हर परिवार में जाता है, हर एक व्यक्ति को जाता है। एक आम आदमी के लिए एक 5 किलो राशन की बड़ी महत्वता होती है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देश का सवाल है। देखिए, सिर्फ राशन देना और उसका गुणगान गा के वोट मांगना मैं नहीं मानता ये उचित है, क्योंकि आप जो दे रहे हैं आप अपने घर से नहीं दे रहे, आप लोगों का हक दे रहे हैं। और आप उन पर ये चीज़ दिखा के एहसान जताना चाह रहे तो अपने मुँह बना रहे। लोगों की बात समझनी चाहिए। कोई आपको अपने घर से कुछ भी नहीं देता, सत्ता में आता है, तो आपसे आपका टैक्स होता है। मेरा मानना है, आप साल में लाख रुपए कमा रहे हो, सेविंग्स आपकी जीरो है, तो आपने साल का 18% टैक्स दिया है। 18% का मतलब 18,000 रुपये, 9,000 स्टेट को, 9,000 सेंटर को। तो आपने तो 9,000 रुपये में सिर्फ 5 किलो राशन ही लिया। बाकी फैसिलिटी आपको क्या मिल रही है? आप दिल्ली में आए तो दिल्ली में आपको फ्री बस सर्विस मिल सकती है एज अ वुमेन, आपको अच्छा हेल्थ मिल सकता है, अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। बट हर कंट्री सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। आप यूपी में जाइए, गुजरात में जाइए, तो वहाँ का एजुकेशन बहुत ही बुरे हालातों में जी रहा है। कहने को तो गुजरात को बहुत बड़ा हब मानते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज हब मानते हैं, और गुजरात को ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो बहुत बुरी हालात है। सबसे ज़्यादा कर्ज अगर देश के अंदर है तो गुजरात के अंदर ही है, जहाँ पे बीजेपी की 25 साल से सरकार है। राहुल गांधी को के बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस कर रखा है, तो पप्पू ठीक है, आपने पप्पू बना डाला उन्हें, और वो पप्पू है नहीं। अगर इतने बड़े पप्पू है तो आप उनसे आमने सामने एक बार डिबेट कर लीजिए। बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को मैं चैलेंज करना चाहूँगा, आप उनसे आमने सामने चैलेंज डिबेट करके देख लीजिए एक बार। आप कोई भी उनके बराबरी खड़ा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोई कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप उनकी बातों को अगर सही ढंग से सुनेंगे, समझना चाहेंगे, तो आप उसको बहुत अच्छा इंस्पायर होंगे और आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जहाँ तक मुझे लगता है जुमलेबाज इंसान है, वो सिर्फ बातों को लंबी लंबी फेंकना जानते हैं, पर उन्हें कुछ आता नहीं। प्रधानमंत्री किस मुद्दे पे बने होंगे? जुमलेबाजी और सॉफ्ट टारगेट उनका सबसे बड़ा हथियार है। सॉफ्ट टारगेट मतलब राम नाम और हिंदू धर्म, जैसा कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया और 3 तलाक खत्म कर दिया। तो बीजेपी की सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि 3 तलाक खत्म करना बहुत अच्छा है। मैं उनका साथ इस बात में हूँ, बट 370 हटाना और राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांगना, और जहाँ पे अगर पॉलिटिक्स के अंदर में रिलीजन को ला दिया जाए तो पॉलिटिक्स अपने आप गंदी हो जाती है। आप उसे कास्ट और रिलीजन के बेस पे अगर चलाना चाहते हैं तो वो कभी अच्छा नहीं है देश के लिए। हमारे अभी के टाइम यही है कि मोदी जी इसी बात को लेकर चल रहे हैं, कास्ट और रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि आप हिंदू मुसलमान सुन सकते हैं, वो खुलेआम इस बात को चैलेंज करते हैं। उन्हें बस अपनी सरकार बनाने से मतलब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो कभी हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया ही नहीं गया, हमेशा बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी भी नहीं, मैं कहूँ मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया। एक अटल जी की भी बीजेपी की सरकार थी, आप अगर उस टाइम को देखेंगे तो मैं गोल्डन पीरियड कहूँगा। बट आज जो टाइम है ना, इन्होंने बीजेपी नाम को खराब कर दिया और राम नाम तक को खराब कर दिया। अगर हम राम के नाम पर वायलेंस करते हैं तो मुसलमान में जो अल्लाह के नाम पे आतंकवादी लोग बम फोड़ते हैं या फिर सुसाइड कराते हैं और लोगों को मारते हैं, वो ज़्यादा फर्क नहीं हो गया। अगर हम राम के नाम पर तलवार निकाल के हर जगह पे वायलेंस फैलाने लग जाए, तो राम का नाम है तो राम के लक्षण भी हमारे अंदर थोड़े से होने चाहिए ना। आप ऐसे लोगों को जलील करते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम रमेश बदौड़ी जो यहाँ के सांसद थे, संसद के अंदर में एक बीएसपी के सांसद को कहते हैं कोई नीच, और भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। एज अ पॉलिटिशियन आप उस जगह पे बैठे हो जहाँ आपको पूरा देश देखता है, दुनिया सुनती है,
और आप इस तरह से बोलते हो तो समझो कैसी मानसिकता वाले लोग से खड़ा पड़ा है। जुमला ये झूठी है, लोगों के दिमाग में बात बिठाई जा रही है 400 पार, क्योंकि बीजेपी का जो पीक पॉइंट का एक टाइम होता है वो खत्म हो चुका है। आई मीन आप सोचिए, अगर ये कह रहे हैं 545 सीटों में से 400 सीट ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि 30 राज्य है, 30 राज्यों में से इनकी सरकार कितने राज्यों में, 5-7 राज्यों में होगी, इससे ज़्यादा में नहीं है। बाकी जो भी उन्होंने बनाई है सरकारें तोड़ के ही बनाई है। तो ये बस मुझे डाउट है कि ये मतलब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ये हवाबाजी है आप बताने का मतलब। हवाबाजी, जैसा आप देख सकते हैं कि एमपी में भी एक सीन हुआ फरुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का, जहाँ पे एक यंगस्टर 18-19 साल का हो, उसने बीजेपी के नाम पे 8 वोट डाले हैं और 8 की 8 पर्चा निकली है। आपने ये बात देखी भी होगी, उसका वीडियो भी रिलीज किया गया। अब इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि अचानक से इलेक्शन होने के बाद 25 से 30 हजार वोट बढ़ गए हैं, जो कि वहाँ पे थे। तो ये जाहिर सी बात है कि ये लोग हेरा फेरी कर रहे हैं, ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन का भी जो उन्होंने भी हेड बनाया है उस पर भी मैं ऑब्जेक्शन उठाना चाहूँगा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब बीजेपी के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि जो सरकार बीजेपी की जरूर है, हो सकता है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही बने, हो सकता है, अभी तो देश को चुनना बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी बनेंगे तो क्या बदलाव आएगा देश में? देखिए, बदलाव तो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इंसान जब धक्का खाता है तो कहीं ना कहीं सुधार होता है। 10 साल सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें ये बात समझ में आई है, पता था उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की कि कांग्रेस ने कुछ गलतियाँ की है जो उन्हें सुधारनी चाहिए। अब मेरा मानना है, आपको भले आज आप अभी जो भी है यहाँ पे आपको लग सकता है कि कांग्रेस गलत थी, पर कांग्रेस का इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। समाज के हर एक वर्ग के लिए कानून बनाए, नियम कायदे कानून बनाए जिससे उन्हें फायदा मिले। ये बात अलग है कि वो ऊपर से जो शुरू करते हैं नीचे आते आते तक आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। बट कांग्रेस आज के टाइम में हमें जरूरत है बदलाव की, और इंडिया गठबंधन हमारे लिए बेस्ट है। मैं सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कहूँ, हमें इंडिया गठबंधन की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया है, और अभी के टाइम पे नेशनल लेवल पर जो दूसरी पार्टी कांग्रेस है, अगर ये दोनों मिल के और बाकी अदर पार्टीज के साथ में सरकार बनाती है तो हमारे देश के हित में ही काम होगा। अभी आप मुझे वो बताइए, जैसे देश में अभी अग्निवीर का मुद्दा उठा, सैनिकों को लेकर, किसानों का मुद्दा उठा, उनके अनाज को लेकर, क्या आपके नजर में कितना ये सही था? देखिए, अगर 70-75 साल का आदमी ये कहता है कि मुझे 15 साल 20 साल सत्ता में रहने दिया जाए, तो एक युवा ये क्यों नहीं कह सकता कि हमें अग्निवीर हटा के परमानेंट आर्मी की जॉब दे दी जाए? एज ए यंगस्टर मैं क्या चाहूँगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, मुझे यही जरूरत है। अब किसान और जवान जो हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को बनाते भी हैं और चलाते भी हैं, अगर आप इनके मुद्दों को ही नजरअंदाज करेंगे, इनकी समस्या को ही नजरअंदाज करेंगे तो हमारा देश कहाँ से तरक्की कर सकता है। तो ये इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, बस अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे किसान मरे जवान मरे, ये बस वाहवाही लूटना चाहते हैं और एक जुमला और दिखावे में चीजें। देख सकते हैं हमारे देश के जो अभी शिक्षा मंत्री है, 90% लोगों को नहीं मालूम होगा। एज ए स्टूडेंट मैं हूँ तो मेरे अलावा मुझे नहीं लगता आसपास में खड़े बहुत से लोगों को पता होगा हमारे देश का शिक्षा मंत्री कौन है। दिल्ली का तो फिर भी पता होगा, मनीष सिसोदिया जो मैंने बहुत काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पर फील्ड में पाया हूँ, उनका बहुत नाम हुआ है, बट नेशनल लेवल पे हमारे जो शिक्षा मंत्री उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो मेरा मानना ये है कि जिस भी फील्ड में जिस भी मंत्रालय को दिया जाता है, मैं कहता हूँ कि उससे जुड़े हुए इंसान को दिया जाना चाहिए। अगर तो शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो प्रोफेसर होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, कोई IAS ऑफिसर होना चाहिए, जो कि इस बात को समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की क्या नीड है और शिक्षा को किस तरह से बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी खराब हो चुकी है, जो कि लास्ट ईयर 2-2.5 हजार रुपये फीस होती थी क्लास से, लास्ट ईयर की न्यू और एक्चुअल की वो सीधे 8,000 रुपये हो गई है। आप समझ सकते हैं 300% इन्फ्लेशन कितना बुरा हाल हो रहा है। इंसान अब पहले 5 साल पहले 10,000 कमाता तो आज 15,000 कमा रहा है, बट उसकी फीस 2,500 से 8,000 हो गई है। और अभी रेगुलर स्टूडेंट हूँ मैं, तो भी मुझे लगता है कि आई थिंक इस साल ये लोग फीस बढ़ाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी जहाँ मैंने 8,000, 10,000, 15,000 फीस लगते हैं, वहाँ पे 40,000, 50,000 पहुँचाने वाले हैं। वही मैं कहना चाहूँगा, जैसे अपने BCCI के हेड है जय शाह, अमित शाह के बेटे, कि उनका वहाँ होने का क्या मतलब है। हमारे बहुत से सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे अनिल कुंबले, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन लोगों को आप क्यों नहीं लाते उस जगह पे, जो कि उन फील्ड से जुड़े हुए उन्हें अच्छे से मालूम है इन्हें किस तरह से लीड करना चाहिए। वहीं पे अगर हम डिफेंस एरिया की बात करें तो वहाँ पे भी किसी डिफेंस सेक्टर के अच्छे लीडर को लाना चाहिए, जो कि ग्राउंड लेवल पर जानता हो कि किस तरह से काम किया जाता है। ये लोग बस जीतते हैं और किसी को भी उठा के कुछ भी बना देते हैं, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक अर्थशास्त्री ही एक
बढ़िया अर्थशास्त्री है। हमारे देश में बहुत से अच्छे लोग हैं, आप उनमें से अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे भी अच्छे से अच्छे लोग मिलेंगे। बट ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग निकल के वापस आए। हमारे जैसे एस जयशंकर है, हमारे विदेश मंत्री, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट 2-3 मिनिस्टर्स इन्होंने अच्छे रख रखे, जैसे अजित डोभाल रख रखे हैं, इन्होंने NSA चीफ बना रखा है, ये अच्छी चीज़ है। बट अच्छे चेहरों के पर यही है ना कि इन्हें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, इनकी मजबूरी होती है। तो ये सिर्फ क्योंकि ये इन्हें लेके आए हैं, मोदी सरकार अच्छे चेहरे लेके आई है, तो वो इनके खिलाफ जा नहीं सकते, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है। बट अगर आप इंटेंशनली देखें और एथिकली देखें तो अच्छे लोगों को ऊपर रखना चाहिए और ये जो मिनिस्टर्स बने पड़े हैं इनको हटा देना चाहिए। जो फिल्म स्टार्स को बनाया है इतना, देखिए ये कंगना रनौत, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये बस इन्हीं लोगों को उठा के सांसद बना दे रहे हैं। अगर ये लोग सांसद बनेंगे तो पढ़े लिखे फिलोसफर्स कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे स्कॉलर्स कहाँ जाएंगे, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS IPS कहाँ जाएंगे। एक टाइम के बाद उन्हें उन फील्ड में आना चाहिए। एक IPS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर 60 साल 65 साल के बाद जब रिटायर होता है तो मेरा मानना उनको इस दर्जे पे लेके आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों को समस्याओं को समझा है, उन्हें मालूम है कि लोगों की क्या नीड है, वो अच्छी योजनाएं बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ नाम और फेम के लिए इन्हें उठा लेते हैं, जीतने के लिए, और उन्हें सांसद बना दिया जाता है, उन्हें असेंबली में भेज दिया जाता है। उन्हें ना तो बात करने का तुक होता है, ना ही वो जनता के बीच कभी जाते हैं बात करने के लिए, जस्ट पावर का यूज़ कर रहे हैं, अपना लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। अगर ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हमारी बात ही कौन करेगा। उन्हें तो पता ही नहीं है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, हमारी क्या बेसिक नीड है। तो बस यही कहना चाहूँगा। आपसे राहुल बात करके बहुत सारा जो है वो हमें भी ज्ञान मिला। हमें पता चला कि देश के ऐसे मुद्दे हैं जो युवा जो है वो उसको उठाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपकी आवाज़ को आगे तक लेके जाया जाए।